Hello everyone, I'm Surbhi Reheja and welcome back to the YouTube channel of Bansal Academy. सो एग्जाम को अभी एक ही दिन है और सबने अभी तक तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन कर लिया होगा, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट आता है ना, वो ये है कि आपको एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सिर्फ तैयारी करना ही काफी नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम को कैसे यहाँ पर मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है जिससे आप अपना जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में जाके आपको कैसे मतलब कैसे टाइम को कैसे मैनेज करना है, या फिर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन की क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से आप अभी मेहनत कर रहे हो तो आपका सिर्फ 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आपकी वो मेहनत पूरी की पूरी मतलब आपको अपने जो भी आपने प्रिपेयर किया है अभी तक वो सिर्फ 3 घंटे में जज हो जाएगा, है ना। तो फिर हमें उस टाइम पे फोकस भी रहना है ना कि हम उस 3 घंटे को मतलब पूरे तरीके से यूटिलाइज करें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, जिससे हमारा जो एग्जाम है वो इजी तरीके से क्रैक हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अब देखो एग्जाम अटेम्प्टेशन में अब एक चीज देखो, अब हमें इतना पता है एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एबी से 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हमें ये पता है कि जो हमारा एग्जाम होगा, अब इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें पार्ट ए होगा और इसमें यहाँ पर पार्ट बी और पार्ट सी। हमें इतना पता है एबीसी 3 पार्ट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ए जनरल एप्टीट्यूड होता है, बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, पार्ट सी में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा होगा, ठीक है। और अभी तो ऐसा है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न अभी चल रहा है ना, मतलब अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें ना, तो थोड़ा सा लेवल अप एग्जाम का होता जा रहा है। बट देखो इसमें भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि मतलब आपने कितना प्रिपेयर कर लिया वो होगा या नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो 10% होता है हर एक एग्जाम में ना। वो जस्ट ये होता है कि हमारा फोकस सिर्फ डिफिकल्टी लेवल पर होता है, तो जो इजी और जो मीडियम लेवल होता है वहां पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम मतलब हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम इजी ही आता है, इजी से लाइक इतना तो जरूर आता है कि हम अपने जेआरएफ जो है वो इजी क्रैक कर ले, है ना। तो अब इसमें देखो एबीसी पार्ट है। अब एबीसी में अब यहाँ पर हमें इतना पता है कि जो पार्ट सी यहाँ पर है, पार्ट सी यहाँ पर इस ये हमें देके जाता है 100 मार्क्स, है ना। हमें पार्ट सी में कितना, हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस के जो मार्क्स यहाँ पे बनता है 100। अब आपका पूरा पेपर जो है 200 मार्क्स का है, तो देखो 200 में से 100 तो कहाँ पर जा रहा है, पार्ट सी में। तो लॉजिकली तो यही बात है कि हमें मेजर फोकस तो पार्ट सी पर करना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी पे जितना ज्यादा आपका फोकस होगा आपका उतना ज्यादा चांसेस इंक्रीज होंगे एग्जाम क्रैक होने के, ठीक है। क्योंकि अगर हम पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी में 70 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो पार्ट ए यहाँ पर है, पार्ट ए यहाँ पर कितना देके जाएगा, 30 मार्क्स देके जाएगा। और हम तो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो पार्ट ए से तो वैसे ही डर लगता है ना, जनरल एप्टीट्यूड से तो वैसे ही, तो पार्टी को तो हम वैसे समझ ले कि इसमें तो हम कुछ ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पार्ट ए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ये होता है कि पार्ट ए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो आप यहाँ से जो स्कोर ले पाओगे ना, कुछ 5 to 10 मार्क्स, एक एवरेज में बता रही हूँ, 5 to 10 मार्क्स का स्कोर है जो आप मेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट आपका जो मेजर यहाँ पर आएगा वो कैसा आएगा, पार्ट सी आएगा। तो पार्ट सी अगर इतना ज्यादा वेटेज रखता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए ना, कि जिससे पार्ट सी में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को ऐसे सेलेक्ट कर पाए जो हमें मार्क्स देके जाएंगे, जो हमारी नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब पहला तो पार्ट एबीसी, जैसे आप एग्जाम में जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि पार्ट ए बी सी में से आप कौन से पार्ट को पहले सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पहला आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द पार्ट ए बी एंड सी। अब देखो आप लोगों को काफी लोगों ने गाइड किया होगा कि पार्ट सी पहले करना, फिर पार्ट बी या पार्ट ए करना। लॉजिकली पार्ट सी करना भी चाहिए, क्योंकि पार्ट सी आपका मेजोरिटी मार्क्स में रखता है, तो पार्ट सी होना भी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है ना, आप लोग ने अभी तक प्रिपरेशन में आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे, है ना, मॉक टेस्ट किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा आपने। तो प्रैक्टिस में आपने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ किसी सेक्शन को सिलेक्ट किया होगा। जैसे आप लोगों ने, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने पार्ट ए से स्टार्ट किया हो, किसी ने पार्ट बी से स्टार्ट किया हो, किसी ने पार्ट सी से स्टार्ट किया हो, मतलब ऐसे करके सिलेक्शन यहाँ पे किया होगा अपने सेक्शन का। तो अब एग्जाम में जाकर आप अपने ये जो सिलेक्शन है वो चेंज मत करना। अगर आपने पार्ट ए से प्रैक्टिस किया है कि पार्ट ए पहले आपने सोल्व किया है, देन आप पार्ट बी पर गए हो, फिर आप पार्ट सी पर गए हो, तो आप सेम ही पैटर्न को फॉलो करना एग्जाम में भी, ठीक है। अब ये है ना, जो आपका ये पैटर्न है ये आप चेंज कर सकते थे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो बट अभी हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, अब हम फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। तो फाइनल एग्जाम में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है,
अभी तक हम जो करते आ रहे थे हमें उसी को ही फॉलो करना है। तो अगर आप पार्ट ए को पहले कर रहे थे तो पार्ट ए करना, पार्ट बी को पहले कर रहे थे तो पार्ट बी करना, पार्ट सी को पहले कर रहे थे तो पार्ट सी करना। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो पार्ट सी को ही पहले फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ और मैं पर्सनली भी आपको यही बोलूंगी कि पार्ट सी को ही पहले करना। रीजन है क्योंकि ये आपका 100 मार्क्स रखता है, तो आपका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इसी पर होना चाहिए, और आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट भी है वो इसी पार्ट पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। और ऐसा भी होता है ना, जब हम एंटर मतलब जब हम क्या करते हैं, एग्जाम स्टार्ट होता है तब हमारा थोड़ा फ्रेश माइंड होता है, अभी हम एग्जॉस्ट नहीं होते। अब फ्रेश माइंड के साथ अब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट आता है, हम उसको बहुत इजी तरीके से मतलब सोल्व कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हम फ्रेश माइंड के साथ होंगे उस टाइम पर। अब क्या होगा, जैसे आप एग्जाम सोल्व करो करते करते बाद में जाते तक थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो फिर वहां पे आपका जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, कि जहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग कम लगेगा। तो इसलिए होता है कि पार्ट सी को पहले आप क्या करो, सोल्व करो। ये भी एक रीजन होता है पार्ट सी को पहले सोल्व करने का, क्योंकि हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो हमारी जो थिंकिंग है हम उस एक्सपेरिमेंटल लेवल पे सोच पाते हैं। क्योंकि अब फिर उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ देंगे तो लास्ट तक जाते जाते हमारे में इतना मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं रहेगी कि इतने लेंदी क्वेश्चंस को एंड में जाके पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर होता है पार्ट सी को पहले यहाँ पे सोल्व करना। अब पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर पहले हमें पार्ट सी को करना है, फिर हम शिफ्ट करेंगे पार्ट बी पर, फिर हम जाएंगे कहाँ पर, पार्ट ए पर। ठीक है, तो सी बी ए ये ऑर्डर रहेगा, सी करेंगे, बी करेंगे, फिर ए, क्योंकि ए को लास्ट ऑप्शन इसलिए रखा है, मैंने जैसा बताया कि मतलब ए में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हमें नहीं आता है ना, मैथ्स हमें नहीं आता है, तो ए वाला पार्ट इसलिए लास्ट में रखा कि ठीक है कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया कि जो आता वो कर लेंगे, नहीं आता तो फिर वो हो जाएगा, ऐसे वाली बात है। तो ए को लास्ट पे रखा। अब देखो पार्ट सी में अब आपके पास एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। वो क्या, कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 75 क्वेश्चंस को रीड करना है, और इन 75 में से आपको 25 ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जो आपको मार्क्स देके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन में गड़बड़ होता है। सिलेक्शन में गड़बड़ ऐसा है कि जैसे आपने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और बाय चांस ऐसा हो गया कि आपके 15-16 क्वेश्चन से सही हो पाए, तो आपको ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज देके जाएगा, नेगेटिव स्कोर आपका बहुत कर देगा। ठीक है, तो मैं हमेशा से एक ही चीज बोलती हूँ कि आपको स्कोर तो करना है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने नेगेटिव मार्क्स को भी बचाना है। ऐसा नहीं कि आप स्कोर करते जाओ और आप उस जितना आप स्कोर कर रहे हो आप उतना नेगेटिव में भी लेके जा रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क्स को भी बचाना होता है, तो थोड़ा यहाँ पे एक वाइज स्ट्रेटेजी के साथ चलना होता है। तो अब एक तो हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन में है 75 में से 25 को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब एक जो यहाँ पर होता है वो ये, पहला तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस है, कोशिश करना आप 75 के 75 क्वेश्चंस को पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आई नो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। 75 क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ना इजी टास्क नहीं होता है, काफी मतलब ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में तो मतलब ऐसा होता है कि समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है, बहुत लेंदी हो जाता है, स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो समझ में नहीं आता है। बट स्टिल आप लोग ट्राई करना कि आप 75 क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार तो रीड कर लो। क्योंकि क्या होता है, आपने पहले मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 30 40 या 50 क्वेश्चन तक पहुंचे और उनको वहां पे कुछ 20-25 क्वेश्चन, 25 तो ऐसा पूरे नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं, 20-22 23 या 24 तक मैक्स कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस मिल जाता है तो आगे के क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, और जब बात में रिस्पॉन्स शीट आती है ना तो फिर रिग्रेट करते हैं कि काश हमने पीछे वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए होते, क्योंकि उन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस मिल जाता है कि जो 100% आपके करेक्ट होता है, और आपने पहले वाले क्वेश्चंस में क्या किया होता है, नेगेटिव स्कोर किया होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 75 के 75 क्वेश्चंस को एक बारी गो थ्रू तो जरूर करना। ठीक है, रीड तो जरूर करना। अब रीड में भी ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओ, अगर हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ने लगोगे ना तो फिर तो आपका टाइम सारा उसी में ही निकल गया, इतना भी नहीं करना है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो इतने तो हमारे में क्या होता है, इतनी तो आदत हमारे में बिल्डअप हो जाती है कि कैसे क्वेश्चंस को रीड करना होता है। तो 75 में आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपका मतलब जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे ना, हमें देखने से पता लग जाता है कि हमें ये आता है या फिर नहीं आता। अब 30 मिनट्स तो बहुत कम स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जा रहे होंगे, मैक्सिमम का क्या होगा 7 8 9 10, इतना 11 12 तक बहुत कम स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। ठीक है, अब इतने यूनिट्स में आपको ये तो पता लगेगा कि इन 75 क्वेश्चंस में से कौन से आपके यूनिट के क्वेश्चंस हैं। तो जो आपने पढ़ी ही नहीं है तो उन क्वेश्चंस को क्यों ही छेड़ना, है ना। हमारे पास इतना टाइम थोड़ा है कि हम हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ते जाएं, बहुत हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसे लिमिटेड टाइम में हमें वाइजली क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये भी नहीं मैटर करता कि आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया है। अगर आपने 7 8 यूनिट्स को प्रिपेयर किया और आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल गए
कि जो आपके 7-8 यूनिट्स में से मैक्सिमम आ रहे थे और वो आपके सही भी हो गए, तो भी आपका इजी एग्जाम क्रैक हो जाता है। तभी मैंने बोला एग्जाम स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, और एग्जाम में क्वेश्चंस की सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पार्ट सी में पहले सब लोग क्या कोशिश करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे कि आप 75 क्वेश्चंस को रीड कर लो। अब आता है कि इन 75 क्वेश्चंस को कैसे रीड करें, पहले सारे के सारे 75 पढ़ ले, फिर उसके बाद आए यहाँ पर कि कौन सा सही होगा। ऐसा भी मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना कि पहले ठीक है कि पहले एक बार सारे रीड कर लेते 75 क्वेश्चंस, अब उसमें क्या होगा, आपने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। ऐसा नहीं करना। क्या करना है, जैसे आप पार्ट सी में पहले क्वेश्चन पे जाओगे, आपको लगा आपकी यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने पढ़ी है वहां से क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर लग रहा है सोल्व कर पाओगे, हमें पता लग जाता है 1 या 2 मिनट की रीडिंग के बाद ही कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 2 मिनट के बाद भी नहीं पता लग रहा ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा। मान लेना उस चीज को कि अब तो नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस पहले तो 1 या 2 मिनट में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता। अगर ऐसा लगता है सोल्व कर पाओगे तो टाइम देना, ठीक है, उसको और ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना पढ़ने की, ठीक है, और सोल्व करने की ट्राई करना। और एक चीज होता है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हो ना, उन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ये आपने किया हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की भी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, वो आप लोगों ने किया होगा अभी तक भी ना। तो जब भी आपके लेंदी क्वेश्चन हो ना, उनको ब्रेक करके पढ़ा करो। जैसे एक स्टेटमेंट पढ़ा, साइड में लिख लिया, क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट शॉर्ट में लिख लिया, फिर थर्ड क्या होगा, एरोज बना के लिखते जाओ। उससे क्या होगा, आपको बहुत ईजी रहेगा। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट बना है तो साइड बाय साइड फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते जाओ। ठीक है, पेपर आपको मिलेगा वहां पे रफ पेपर ना, उसमें करते जाना। तो ऐसे करके आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आता है वहीं पे, अगर आता है ना तभी के तभी कर दो उसी को। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पर जाओ, सेकंड लगता है आता है कर दो, और लगता है कि यही आंसर होगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि यही आंसर होगा तो कर दो। तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाना। ठीक है, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको मतलब क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन किया फिर 4 क्वेश्चन नहीं आता हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन आता होगा, तो पहला तो डिमोटिवेट मत होना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या नहीं आता, डिमोटिवेट नहीं होना कि पहला एक क्वेश्चन चूज किया और वही नहीं आता, नहीं करना है। ठीक है, और 74 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब उनमें से कोई भी उसमें से बहुत ऑप्शंस हमें आते होंगे, बहुत क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लेकर डिमोटिवेट मत होना कि नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, फिर सेकंड पर जाओगे, अगर कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो नहीं आते, तब भी डिमोटिवेट नहीं होना। 75 अगर 5 क्वेश्चन में निकल गए, 70 फिर भी हमारे हाथ में है। उन 70 में से फिर हमें 25 को चूज करना। ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में अपना फोकस मत लूज करना, कॉन्फिडेंस मत लूज करना, डिमोटिवेट मत होना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर कॉन्टिन्यूसली 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं ना, तब भी कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास यहाँ पर 65 ऑप्शंस हैं, हम तब भी उसमें से 25 क्वेश्चंस को ले लेंगे, है ना। तो इतनी हिम्मत रखना, तभी आप आगे कर पाओगे। तो पहला आपने आपको साथ के साथ करना है, जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे साथ के साथ अटेम्प्ट करते रहना। ठीक है, साथ के साथ अटेम्प्ट करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, सबके पास मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है। और सब इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, बाद में फिर मतलब क्या होता है कि एग्जाम में जाके मिस्टेक कर देते हैं और बाद में जाके होता है ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना भाई ध्यान से। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। मार्क फॉर रिव्यू कि जब आपको थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, आपको लग रहा है कि 70% हो सकता है, 30% डाउट में, तो उसको वहीं पे रोक दो। ठीक है, क्योंकि हमें आगे चलना है। पहले सिर्फ 100% जो आपके क्वेश्चन है जिनको आपको श्योरिटी है 100% आपको लगता है कि यही होगा, ठीक है, उनको साथ के साथ कर दो। अगर किसी में 1% का भी डाउट आता है ना, ये दो मतलब इतना डाउट आता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मार्क फॉर रिव्यू में होंगे, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 100% श्योर मतलब होगा कि हो जाएगा, और काफी सारे क्वेश्चन जो हमें नहीं आते होंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें मार्क फॉर रिव्यू पर जाना है, हमें मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को देखना है। अब उसमें देखना है कि अब इनमें से जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इनमें से अब आपको थोड़ा सा और सोचना है कि क्या इसका ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, वैसे तो 75 में से अगर मैं बताऊं ऑन एन एवरेज, हर एक स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सबके लिए बता रही हूँ, कोई एवरेज स्टूडेंट है, किसी को बहुत अच्छे से आता है, सबके लिए यहाँ पर है। अगर आप 75 क्वेश्चन को करते हो ना, बिलीव मी, आप लोगों को यहाँ पे मैं सच बताऊं तो 30 to 35 क्वेश्चन, मैं बहुत ये एक कम एस्टिमेशन यहाँ पर दे रही हूँ, 40 तक भी जाता है। 30-35 क्वेश्चन आपको फॉर श्योर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आते होंगे। 75 में से 30-35 आपने 7 यूनिट प्रिपेयर किया, 8 किया, 9 किया, 10 किया, 11 किया, कितने भी यूनिट्स किया होगा ना, 30-35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपको इन 30-35 में से फिर इन
25 क्वेश्चंस की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तभी बताया पहले 100% क्वेश्चन तक करते जाना, 100% जिसमें आपको लगता है कि श्योरिटी है उनको करते जाना, और वो मेरे को लगता है कि आप लोग ना 15 to 20 क्वेश्चन तक तो ऐसे आप पहुंच ही जाओगे, 15-20 तक आप ऐसे जरूर पहुंच जाओगे क्वेश्चंस पे जो आपको लगता है कि 100% हो जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है, आराम से होगा। 15 to 20 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे। इसके बाद आपने कर लिया, फिर इन मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस पर जाना है। जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस होंगे वहां तक करते करते आप 30 to 35 तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है। अब एक चीज होता है, एक जो आपके लिए एक टिप यहाँ पर होती है, तो कभी भी ना हमें क्या करना होता है, कभी भी हमें 25 ओल्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना होता, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल प्रो हो चुके हो, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से आती है, बहुत कर लिया, तब जाके 25 क्वेश्चंस को करना, ठीक है। लेकिन इतना नहीं किया ना, मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जिन्होंने 5 से 10 बार कर दिया, रिवीजन कर दिया, ठीक है, रिवीजन कर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है और उनका टाइम भी बहुत कम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, वो करें 25 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने इतने लेवल की तो प्रिपरेशन नहीं की, तो 25 मत करना, क्योंकि आपको उस टाइम पर तो लग रहा होता है कि क्वेश्चन सही है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन जब रिस्पॉन्स शीट आती है ना, उन्हें 25 में से जब रेशो 18 पर जाता है ना, फिर ऐसा होता है ना कि एक झटका लगता है कि ये तो क्वेश्चन सही था, ठीक है, रिस्पॉन्स शीट में कैसे ये गलत हो गया, या फिर आपके आंसर के में कैसे मैच नहीं किया। तो उस चीज से बचने के लिए ना 25 मत करना, ठीक है, 25 मत करना। आप कितना यहाँ पर रखना, आप रखना 20 to 23। अगर ये भी मैं तो बोल रही हूँ कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो 23 तक जाओ, 23 तक जाओ, क्योंकि 23 आपने किए और आपके 18 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स को बचा लिया आपने, ठीक है। अब हमारे 18 यहाँ पे सही है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे 23 में से 18 अपने नेगेटिव को बचाया। अगर आपने 25 की हो तो 25 में से 18 सही आता है, तो देखो 2 क्वेश्चन का तो नुकसान आपने खुद ही कर दिया ना, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्क्स को बचाना, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको स्कोर करना। सिर्फ स्कोर करने पे फोकस नहीं करना होता, हमें साथ में लॉजिकली ये भी सोचना होता है कि कहाँ पे आपके नेगेटिव मार्क्स बच सके, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 23 करना, 23 मैक्स करना, 22 और 21 इतना भी कर सकते हो। और अगर आप 16-17 कर पा रहे हो तो मुश्किल है, ठीक है। 16-17 या फिर 16-17 भी फिर भी थोड़ा ठीक है, अगर आप पार्ट बी और पार्ट ए में अच्छा कर लेते हो। अगर आप 15 कर पा रहे हो फिर मुश्किल है, ठीक है। बट आपका कितना है 20 to 23 और 21 इतना कर सकते हो, 20 अबव रखना, 25 मत करना, ठीक है, प्लीज मत करना 25 क्वेश्चंस ना। बाद में जाके बहुत रिग्रेट होता है कि काश ये क्वेश्चन नहीं किया होता, नेगेटिव मार्क्स बच जाते हैं, पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं, 0.5 से बच्चे रह जाते हैं, परसेंटेज में आपके 0.1 से बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो यहीं पर मिस्टेक कर दे तो 1 या 2 क्वेश्चन में मिस्टेक कर दे तो बाद में रिग्रेट होता है कि वो नहीं अटेम्प्ट करना था, ठीक है। चलो, तो ये तो पार्ट सी की बात होगी। अब पार्ट सी के साथ साथ टाइम की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्ट सी को आप लोग कितना टाइम दोगे। आप पार्ट सी के लिए टाइम कितना दोगे, पार्ट सी के लिए आपका टाइम जाएगा 1 आवर का, ठीक है, 1 घंटा। 1 घंटे में करना है, करना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 1 घंटे में करना ही करना है, मैक्स से मैक्स आप कितना जा सकते हो। अगर फिर भी लग रहा है कि ठीक है नहीं कर पा रहे हो, 1.5 घंटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 आवर का टाइम यहाँ पर बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, 1 घंटा कर लेना। बट फिर उसके बाद जो स्टूडेंट है वो अपना 1.5 घंटा, ठीक है, इतना, इससे मैक्स नहीं जाना। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, छोड़ दो वहीं पे, नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। पार्ट सी का 130 इतना है, 1.5 घंटे से ज्यादा मत देना। अगर इससे ज्यादा दे दिया तो गया, ऊपर वाले ऑप्शन, ऊपर वाले पार्ट मतलब गए। ऐसे नहीं कि पार्ट सी इंपॉर्टेंट है तो सारा टाइम पार्ट सी पर ही दे दो, पार्ट ए और पार्ट बी को भी तो देखना है ना, ऐसा थोड़ी पार्ट सी पर चलते रहेंगे हम लोग। तो अब इसमें, और दूसरा, आप अगर यहाँ पे 1 क्वेश्चन की बात करो, एक क्वेश्चन में आपका एवरेज टाइम जो यहाँ पर है वो कितना लगना चाहिए, 3 मिनट्स का, 3 मिनट का टाइम लगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन पे आपने 5 से 10 मिनट लगा दिया, टाइम आपने वहां से लेस कर दिया, आपने और क्वेश्चंस को टाइम देना वहां पे कम कर दिया, तो मत करना। 5 से 10 मिनट मत लगाना किसी भी क्वेश्चन पे। 3 मिनट में हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन आता नहीं आता, हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को इमीडिएटली स्किप करके नेक्स्ट पर शिफ्ट करना, ठीक है। तो टाइम ज्यादा मत करना। 3 मिनट का एवरेज बताया, 3 से 4, 3 मिनट ही, 3 से 4 तो ज्यादा भी हो जाएगा, 3 ही मिनट का रखना। तो आपका 1.5 घंटे में, इसमें भी कैसे करना, इसमें भी आप अपना मतलब 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, इसमें कर लेना सारे क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट का 15 मिनट अगर टाइम लगता है तो आप इसको रिवीजन मतलब रिव्यू भी कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, आपने कौन कौन से 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया।
पार्ट सी के बाद भी रिव्यू कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि पूरा पेपर करने के बाद रिव्यू करना है तो तब भी कर लेना, वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैक्सिमम 1.5 घंटा, 1 घंटे से कम नहीं जाएगा भाई टाइम। 1 घंटे से अगर आपको लगता है कि 1 घंटे से कम होगा, नहीं होगा, ठीक है। 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा। हर एक स्टूडेंट को 75 क्वेश्चन को पढ़ने में 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। सॉल्व करते करते मतलब 1.25 घंटा या फिर आप 1.5 घंटे तक पहुंच सकते हो। तो ये हुआ। इसके बाद फिर हम किस पे आएंगे, हम आएंगे फिर पार्ट बी पर। अब पार्ट बी तो इतना इजी इस टर्म में होता है कि पार्ट बी में तो हमें डायरेक्टली पता लगता है कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ठीक है। पार्ट बी में तो क्वेश्चन ऐसे सेकंड्स में सोल्व होते हैं कि सामने वाला क्वेश्चन मतलब दिख रहा है, आता है नहीं आता, आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो पार्ट बी में जो आपका टाइम पीरियड जाता है, पार्ट बी में आपका जो टाइम पीरियड यहाँ पर होगा, ये जाएगा आपका 30 मिनट टू 45 मिनट, ठीक है। कितना जाएगा ये, 30 मिनट टू 45, ठीक है। जैसे ऐसा समझ लो, आपने 1.5 घंटा यहाँ पे दे दिया अपना, फिर इसके बाद 45 मिनट आपने दे दिए यहाँ पे, ठीक है। 1.5 घंटा यहाँ पे दिया, फिर आपने यहाँ पर 45 मिनट यहाँ पे दे दिए अपने, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, पार्ट बी में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 35 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो पार्ट बी यहाँ पर होगा ना आपका, तो जो पार्ट बी है इसमें कितना यहाँ पर 50 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 35। तो 50 क्वेश्चंस को पढ़ने में, सारे क्वेश्चंस को रीड करना, इसे रीड करने में आपके 45 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। ये 30 टू 45 मिनट है, इतना टाइम आपको लग जाता है इन क्वेश्चंस को करने में ना। अब उसमें भी 35 को सिलेक्ट करना। अब पार्ट बी सबसे ज्यादा नेगेटिव देके जाता है। अब नेगेटिव क्यों देके जाता है ना, अब इसमें 35 है। अब 35 में यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें काफी कम क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो हमें आते होते हैं, ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चंस काफी कम होते हैं जो आते होते हैं, बट अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है तो काफी क्वेश्चंस आते भी होते हैं, ठीक है। कंपेरेटिवली पार्ट बी पार्ट सी को देखा जाए, कंपेरेटिवली पार्ट सी इजी आता है। पार्ट बी में थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। बट वो भी कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 50 में से हमें 35 चाहिए, तो उसमें से कुछ 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो ऐसा हो कि पता नहीं लग रहा कहाँ से आ रहा है। मैं बहुत मैक्सिमम बता रही हूँ, और उसी पे हमारा फोकस चला जाता है तो हम 35 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, वहां पे फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी है। पहले यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, सारे क्वेश्चंस को कैसे वन बाय वन करके पढ़ते जाना, जिसका लगता है आता है तभी कभी कर देना, जिसका लगता है नहीं आता है उसको वहीं पे स्किप करके आगे बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो एवरेज टाइम देना है वो होगा यहाँ पर आपका 2 मिनट दे देना। 2 मिनट ज्यादा है, आप इसको 1 मिनट 1.5 मिनट पे रखना, ठीक है। 1.5 मिनट इतना, और इतना लगता है, इससे भी कम टाइम लगता है इवन ना। आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जो ये वाले होता है ना 1 मिनट में, इवन कुछ 30-40 सेकेंड्स में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो मतलब 1.5 तो मैंने मैक्सिमम उस क्वेश्चन के लिए दिया टाइम, जो बहुत टफ टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपके 30-40 सेकेंड्स में, 50 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो 45 मिनट आपने यहाँ पे दे दिया। फिर इसके बाद बारी आती है यहाँ पे पार्ट ए की, ठीक है। फिर बारी आएगी पार्ट ए की। अब पार्ट ए में यहाँ पर 20 क्वेश्चन होता है, हमें सोल्व कितने करने होते हैं 50, ठीक है। अब इसमें भी हमें देख के पता लग जाता है कि पार्ट ए में क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भी हमें देख के ये पता लग जाता है कि हमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो इसमें भी 50 में से भी इसमें ऑन एन एवरेज हमें कितने आते होते हैं, हमें 5 to 10 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बहुत ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है, ठीक है। और 5 मिनिमम हर एक स्टूडेंट को आते होंगे 5, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, काउंट द फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कुछ मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं ना। तो वो 5 क्वेश्चंस तो सबको आते होंगे, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो सबको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये जो टाइम होगा, ये आपका जो टाइम लेगा, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 30 मिनट देना है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो कैसे, पार्ट सी में कितना टाइम यहाँ पर दोगे, पार्ट सी में आपका मैक्सिमम 1.5 घंटा जाएगा, तसल्ली से दे दो अपना 1.5 घंटा यहाँ पर ना, क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, 45 मिनट आपने क्या किए यहाँ पर दे दिए अपने, ठीक है। 45 मिनट आपने यहाँ पर दिए। फिर उसके बाद आधा घंटा आपने किसमें दे दिया, पार्ट ए में। तो आपके यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो कितने, 2 hours 45 मिनट की, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन आपकी चलेगी कितना, आपने टाइम दे दिया 2 hours 45 मिनट्स, ठीक है। इतना आपका टाइम हो गया 2 hours 45 मिनट का। अब जो आपके लास्ट के 5 मिनट हैं, अब उन लास्ट 5 मिनट में अपना पूरा पेपर रिव्यू करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। आपका जो लास्ट 5 मिनट होगा,
लास्ट 50 मिनट्स जो होंगे इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप पेपर रिव्यू करोगे। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर रिव्यू करना। ठीक है, टाइम कैसे भी मैनेज कर लेना, पार्टी पहले कर रहे हो तो 30 मिनट, ये टाइम तो फिक्स्ड है, मैक्स 30 मिनट, यहाँ पे मैक्स 45, वहां पर जो मैक्स होगा 1 आवर 30 मिनट होंगे। ठीक है, तो पार्ट सी पहले सोल्व करो तो पहले के जो 1 आवर 30 मिनट होगा पार्ट सी पर जाएगा। फिर ऐसे अगर पार्ट बी को करो तो नेक्स्ट 45 पार्ट बी पर, पार्ट ए को कर रहे हो तो नेक्स्ट आपके 30 मिनट पार्ट ए पर, लास्ट 50 मिनट्स आप लोगों के पास बचेंगे। उस टाइम पे क्या करना, अपना पेपर रिव्यू करना। ठीक है, ये करना। अब इसमें 35 में से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, यहाँ पे मैक्सिमम कितना, यहाँ पर 25 to 30। ठीक है, 30 अबव तो तब जाता है जब हमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ऐसा होता है कि 30 अबव तब जाता है जब बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बट 25 to 30 क्वेश्चन इतना। ठीक है, इतना ही करना, मैक्सिमम 35 की गलती मत करना, फिर से बोल रही हूँ। फिर आपके ना नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है और मैक्सिमम क्वेश्चन कराते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन से फिर बाद में उतना ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो 35 पूरी अटेम्प्ट नहीं करना, 25 to 30 का रेशियो रखना। और यहाँ पर जैसा पता है 5 to 10 का है, 5 to 10 किसी स्टूडेंट को 4 भी आते होंगे, 3 भी आते होंगे, तो इसमें तो ऐसा है कि जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, तो ऐसे तरीके से अपने क्या करना, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना। क्लियर है ना सबको, और देखना कि ऐसा ही आप कर पाओ ना, और एग्जाम में थोड़ा फोकस्ड रहना, कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, अब एक दो चीजें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जर्नली करते हैं और आप लोगों को वो करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए उन मिस्टेक्स को। अब पहला तो ये कि जो आपका पेपर होगा उसमें जल्दबाजी मत करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी आपके करेक्ट नोट करेक्ट वाली स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर आपकी ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती है, इसमें बहुत गड़बड़ होती है कि नोट करेक्ट पढ़ते नहीं हो, करेक्ट माइंड में चलता रहता है और सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट वाली सिलेक्ट कर देते हो, एग्जाम में पूछा नोट करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना, एग्जाम को बहुत ध्यान से करना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना। ठीक है, और अपने एग्जाम पर फोकस रखना, आसपास क्या हो रहा है उस पर मत ध्यान देना, अपने एग्जाम पे फोकस रखना, हर एक क्वेश्चन को करना। आप लोगों को आता है, आप लोगों ने इतने टाइम से प्रिपरेशन की है, इतने टाइम से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो आपको पेपर आता है। ठीक है, जस्ट आपको काम माइंड के साथ वहां पर बैठ के बस अपने जो भी आपने किया सबको रिकॉल करना है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते स्टूडेंट जनरली। ठीक है, इसके अलावा अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना, आपका जो सब कुछ है वो आपका प्रिंट फॉर्म में होगा, कुछ भी आपको ऐसे नहीं कि आप फोन लेकर चले जाओ फोन में आप दिखा दोगे, नहीं होगा। ठीक है, अब इससे पहले तक जो भी आपका एडमिट कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है, जो भी आपकी मतलब आईडी प्रूफ चाहिए होता है, सब हो गया, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो सब है, वो सबके प्रिंट्स निकलवा के वो सब लेकर जाना, फोटोग्राफ को लेकर जाना होता है, तो इन सब चीजों को साथ में रखना। ठीक है, एग्जाम सेंटर में पहले पहुंच जाना। ठीक है, ऐसा भी होता है बहुत, क्या होता है ना कि आप सपोज एग्जाम सेंटर में आप क्या कर रहे हो, देर में पहुंच रहे हो, अब उससे क्या होता है, अब उसके वो पैनिक रहता है, आप एग्जाम में जब जाते हो ना, एग्जाम में जाते हैं वो पैनिक, आप उस पैनिक के साथ ही आप जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो, फिर उसका इफेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में जो आपका पेपर आप सोल्व करते हो वो तो मैटर करता है, बट इसके साथ साथ आप वहां पे कैसे पहुंच रहे हो, आपके इससे पहले तक का माइंड प्रोसेस क्या है, आपके थॉट्स क्या है, वो सब भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपना जो भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम पर टाइम पर पहुंचना, एग्जाम में टाइम पर पहुंचना, कोई भी ऐसे रश ना हो कि हाँ ठीक है फटाफट से पहुंचना है कि लेट हो गया करके, तो वो चीजें वहां पर ना हो जाता है। इसको थोड़ा सा पैसे भी समझ सकते हो, उस टाइप की एनर्जीज भी जाती है ना, अगर हम काम माइंड के साथ होंगे तो हम उसी तरह से प्रोसेस कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, ये सब करना, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होंगे, उन पे ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, अब वो इजी होते हैं, सोल्व करना इजी हो जाता है, ग्राफ इजी आता है, बहुत इजी आता है, ग्राफ को मत छोड़ना। ठीक है, ग्राफ अगर ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाते हैं कि आप लोगों के ना कि आपने पढ़ा नहीं है, बट स्टिल आपको देखने से या पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है कि नहीं इसका तो ऐसे ही आंसर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी काफी क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस रखना, ग्राफ को देखते डर मत जाना कि एक तो नहीं हो पाएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन को देखना, मैच द फॉलोइंग जो है वो करना, ऑप्शन एलिमिनेशन करना, ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट मेथड होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर नहीं आ पाया तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो भी सही तरीके से करना। तो ये सब कुछ था आप लोगों के लिए, जो भी आपका एग्जाम है आप सही से करना। ठीक है, आप लोगों ने काफी मेहनत की है, काफी टाइम से आप लोग लगे होगा, तो करना हो जाएगा। ठीक है, अपना आराम से काम माइंड के साथ जाना, एग्जाम में
सब हो जाएगा। और एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे आपका एक दिन होगा, तो उसमें ज्यादा रश मत करना, कितना पढ़ना है, ये पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो सब। अब तो जितना पढ़ना था वो हो गया है ना, जितना भी हमें पढ़ना था 6-7 महीने से हम जितना पढ़ रहे थे वो हो गया। अब नहीं होगा कुछ भी ना। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, नहीं करना है। अपना एक दिन पहले आराम से पूरा दिन रिलैक्स करो। मतलब अगर ऐसा कुछ लगता है कि जो आपको ज्यादा स्ट्रेस ना दे, ठीक है, अगर ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि ज्यादा स्ट्रेस ना दे, उसको रिवाइज करना, क्वेश्चन मत सोल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते करते गलती से कोई ऐसा क्वेश्चन अटक गया जो नहीं हो पा रहा उस मोमेंट पे, उसी का स्ट्रेस लेके नेक्स्ट डे एग्जाम में जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम डे से पहले आप क्या करते हो ना पूरा दिन, वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट डे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कैसा परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका पहले का जो रूटीन है बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, कि आपने ऐसा नहीं, कुछ भी रश नहीं करना, कोई स्ट्रेस नहीं देना अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ जाना है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा तब भी देख लेंगे, नहीं हुआ तब भी देख लेंगे, है ना, इसी माइंडसेट के साथ जाना। सो इतना ही आप लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यही था आप लोगों के लिए आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट, गुड लक। आप लोग कर सकते हो, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, आराम से करना, सब कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, सबका हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।